नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी दो पल सुकून के भाग 18। कावेरी देवी अंजलि को चाय देते हुए कहने लगी, लो बेटी तुम भी पी लो, तुम्हारे भी थकान दूर हो जाएंगे। ऐसे में अंजलि कुछ कहे बगैर सोचने लगी, आज तो सचमुच मैं बहुत थक गई हूँ, पर शरीर से नहीं मन से, और जब जब लोग मन से थक जाते तो उनके शरीर भी निढाल हो जाती है। पर इस बात को किसे समझाएं? मेरी मन की बातें अब कोई भी नहीं समझ सकते। मुझे अंदर ही अंदर घुट घुट कर समय व्यतीत करने होंगे। इसके अलावा कोई और उपाय शायद ही बची होगी। दोनों बातें करते करते कब शाम ढल गई पता ही नहीं चल पाई। तभी अचानक प्रकाश आ गया। प्रकाश अपने कमरे की ताला खोल ही रहा था कि एकाएक कावेरी देवी के नजर पड़ गई और कहने लगी, देखा बेटी, लगभग 5 से 6 दिन के बाद अब आया। मैंने उसे कोई बार कहा कि कम से कम तू शादी ब्याह तो कर ले, ताकि घर के प्रति तेरा आकर्षण बनी रहेगी, और ऐसे अवस्था में तू समय पर तो घर में आएगा। बगैर शादीशुदा अकेला के भी कोई घर होती है क्या? परिवार के भी तो कोई मतलब होती है ना। चाहे वहाँ पर कोई भी रहे, या तो माता पिता, भाई बहन, या तो पत्नी, कोई तो होना चाहिए ना। मगर प्रकाश है कि मानता ही नहीं, और यूं ही आवारा की तरह घूमता रहता है। अंजलि चुपचाप बैठकर कावेरी देवी की बातें सुनती रही। ऐसे में कावेरी देवी कहने लगी, तुम बैठो, मैं जरा उसका खबर लेकर आती हूँ। कहते हुए कावेरी देवी उठकर आगे बढ़ गई। अंजलि वहीं बैठी रही। कावेरी देवी ने धीरे से चलकर प्रकाश के पास गई और कहने लगी, क्यों रे प्रकाश, आज 10 दिन से कहाँ गायब हो गया था? जवाब में प्रकाश कहने लगा, चाची 10 दिन कहाँ हुए, बस 2-4 दिन ही तो हुई है। मैं काम से बाहर गया था, काम हो गया और लौट आया। कावेरी देवी सहानुभूति सुलभ लहजे में कहने लगी, वह तो मैं समझ गई, तेरा तो यहाँ पर कोई नहीं है ना। अगर तेरा बीवी होती तो कहीं पर भी जाता, पर शाम को तू जरूर लौट आता, पर तेरा तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम लोग तो तेरा कोई नहीं लगते, हम लोग तो सही मायने में पराए हैं। इसलिए तो तुझे कहता हूँ कि तू शादी कर ले। कावेरी देवी की जुबान से काफी कुछ बात सुनता रहा प्रकाश, मगर चुपचाप रह गया। प्रकाश काफी देर बाद कहने लगा, चाची आपकी बात तो मान लिया कि ठीक है, परंतु हम जैसे आवारा से भला कौन शादी करेंगी? ऐसा कौन सा बाप होगा जो मुझ जैसे नालायक से अपने बेटी के शादी करवाने को राजी होंगे? तो फिर मेरा घर कैसे बसेगी चाची? और घर बसाने के लिए जो प्राथमिक चीजें होती है वह तो मेरे पास नहीं है, तो भला कोई लड़की मुझसे शादी क्यों करेगी? चाची आप तो जानते हो कि दुनिया में पैसा बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें बहुत ताकत होती है। कहते हैं ना, पैसा दिन को रात और रात को दिन बना देती है। पैसे में इतना ताकत होती है कि जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा बना देती है। जानते हो, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में लोग रात को नहीं सोते, रात को भी लोग पैसे के लिए भागते रहते हैं। इस धरती पर ऐसे बहुत से शहर हैं जहां पर लोग कभी सोते नहीं हैं। जैसे ही शाम ढलते हैं वैसे ही लोग कमाने की फिराक में घर से निकाल पड़ते हैं। आप तो जानते हो चाची कि आप लोगों के जमाना तो गई, आज तो लड़कियों के खुद के इतने सारे खर्च है कि उसमें 3-4 जनों के परिवार आराम से चल सकती हैं। ऐसे में मेरी आमदनी भला उनके आगे क्या हैसियत रखती होगी? आज के समय में चाची हम जैसे को अकेला रहना ही ठीक है। अगर हमारे पास भी बंगला होती, गाड़ी होती तो कोई चिंता नहीं थी, शादी को कोई मना नहीं करती। बहुत से लड़कियां आगे पीछे लाइन लगाकर खड़ी रहती, मगर फुटी किस्मत है मेरी कि गरीब परिवार में जन्म लिया। अगर हमारे माता पिता भी आमिर होते तो हमारी तो किस्मत ही बदल जाते। ऐसे में मुझ जैसे को घर बसाने की सपना देखना भी बहुत बड़ी अपराध है। हमारे सपने भी आसमान के तारे छू लेने की सपनों की तरह होती है। जैसे कि टूटे फूटे झोंपड़ी में सोकर रात बिताने वाले गरीब लोग जब आधी रात को जग जाते तो उन्हें ऐसा लगता है कि वह तारों के देश में विचरण कर रहे हैं और लाखों तारों के साथ गलभियां कर रहे हैं। मगर जब सुबह होती तो अपने आप को अपने झोंपड़ी में पाता है
जिसके ऊपर खुली आसमान के सिवाय कुछ भी नहीं है। कावेरी देवी खड़ी प्रकाश की बातें सुनती रही और फिर कहने लगी, तू आज बड़ा ही बहकी बातें करने लगा। अगर तुझे ऐसा लगता है तो फिर तू ऐसा कोई धंधा क्यों नहीं करता जिससे आमदनी ज्यादा हो सके। एक गहरा सांस छोड़ते हुए प्रकाश कहता है, आपने ठीक कही चाची। दिन के उजाले के बजाय रात के अंधेरे में जो आमदनी करने की फिराक में रहते हैं उनके आमदनी भी बहुत ज्यादा होती है, परंतु दिन के उजाले में कमाने में जो खुशी मिलती है उसका आनंद ही कुछ अलग है चाची। पर सभी के नसीब में सब कुछ नहीं मिलते हैं ना। ऐसे में घर बसाने की सपना देखना तो मेरे लिए पाप है चाची। मैं ऐसा सपना कभी देखा नहीं करता क्योंकि मुझे अपनी औकात का अंदाजा है। चाची जो कि दरवाजे पर खड़ी होकर प्रकाश से बातें कर रही थी, कहने लगी, प्रकाश तू तो सचमुच बहुत समझदार है, तुझसे भला और मैं क्या बताऊं। परंतु हमारे पास एक लड़की आकर बैठी है, तुझसे मिलने को बेताब है, तो उससे नहीं मिलेगा क्या। आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रकाश कहता है, एक लड़की मुझसे मिलने को आई है, ऐसे कैसे हो सकती है। और आई भी तो मैंने कब किसी से मिलने को मना किया है। वह यहाँ तक चलकर आई है तो यहाँ आ जाएं। मेरा घर का दरवाजा तो सदा खुला हुआ है, मैं भला किसी को माना क्यों करूं। साथ ही प्रकाश कहने लगा, चाची आज तो मेरे पास पीने को पानी भी नहीं रही, अगर थोड़ी पानी पिलाओगे तो बड़ी कृपा होगी। ऐसे में कावेरी देवी कहती है, अरे इसमें कृपा की क्या बात है, तुझे जब भी जो जरूरत है मांगता क्यों नहीं, मैंने कभी टोकती हूँ क्या। ठीक है, मैं अभी उसे पानी देकर भेजती हूँ। कहते हुए कावेरी देवी अपने घर में वापस आकर एक लोटा में भरकर पीने की पानी अंजलि के हाथों में देकर कहती है, ले जा बेटा, उसको दे देना। कह रहा था कि उसके पास तो आज पानी भी नहीं है। अंजलि लोटा भर पानी लेकर प्रकाश के कमरे में आती है। प्रकाश जो अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, अचानक अंजलि के आने से आश्चर्यचकित होकर दुविधाओं भरे लहजे में कहने लगा, अच्छा तुम मुझसे मिलने को आई हो, क्यों आई हो। अंजलि कुछ कहे बगैर चुपचाप रहकर अपने पानी के लोटा को टेबल पर रखते हुए कहती है, पहले तुम पानी पी लो फिर अपनी नाराजगी दिखाना। बड़े दिन हो गए कि हम लोग मिले नहीं तो सोचा कि तुमसे मिलकर चलते हैं, सो चली आई। कहते हुए अपने हाथों से अंजलि एक गिलास उठाकर उसमें पानी डालकर प्रकाश की ओर बढ़ा देती है और कहती है, लो पहले पानी पी लो। मैं समझ गई कि तुम हमारे ऊपर नाराज हो। उस दिन तुम हमारे घर में आए, मुझे तुमसे बात करने को मौका नहीं मिला और बड़े के बीच में मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकती। उस दिन बाबूजी तुमसे बहुत से सवाल किए जो मुझे भी अच्छी नहीं लगी, मगर मैं भला बीच में कैसे कोई बात करती, शायद तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। मैं समझती हूँ कि जिस तरह की सवाल तुमसे पूछे गए निहायत ही मन को दुखाने वाली है, मगर बीच में आकर मैं किसी से कुछ कहूँ ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। उस दिन भरी दोपहरी में तुम वापस आ गए जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं पीछे से तुम्हें कुछ कह ना सकी। हालांकि माँ जी को मैंने कही तो कहने लगी कि उनके मन में विचार तो थी कि खाना खिलाएं बगैर वापस आने नहीं देंगे, मगर माहौल ही कुछ ऐसी बन गई कि बाबूजी के डर से कुछ ना कह सकी। उन्हें उस विषय पर दुख तो है पर किसी से कह नहीं सकते। प्रकाश अपनी कुर्सी से उठकर उसे अंजलि की ओर करते हुए कहता है, बैठ जाओ। खुद अपनी खटिया के ऊपर जाकर बैठ गया और गिलास में भरी पानी को पीने लगा। तभी धीरे धीरे प्रकाश कहने लगा, मैं समझ गया, उस विषय पर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। उस विषय को लेकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और मैं किसी के ऊपर नाराज भी नहीं हूँ। मैं भला किसी के ऊपर नाराज क्यों रहूँ, मैं तो अपने ही किस्मत पर नाराज हूँ। खैर अब छोड़ो उन बातों को, अब तुम बताओ कैसी हो, तबीयत तो ठीक है ना। माँ जी और बाबूजी कैसे हैं। अंजलि अपने सिर को झुकाए रखते हुए धीरे से कहती है, बस ठीक हूँ। कुछ देर तक दोनों ही चुपचाप रह गए। फिर एकाएक प्रकाश कहने लगा, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए थी,
तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी करवाने को उचित लड़के की खोज में है। वैसे स्थिति में तुम्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, विशेषकर तुम्हें मेरे घर में नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा करने पर कल को तुम्हारी ऊपर कोई अंगुली उठाए। ऐसे में मेरा तो यह सलाह है कि तुम यहाँ पर मत आया करो। प्रकाश के किसी बातों का जवाब दिए बगैर अंजलि चुपचाप रही और सामने रखा खाली कुर्सी पर बैठ गई, परंतु चुपचाप रहकर प्रकाश से कुछ बातें सुनने की उम्मीद करती रही ताकि प्रकाश ही खुद अपने से कुछ कहे। ऐसे में काफी देर बीत गई, प्रकाश कुछ नहीं कहा। आता अंजलि बातों की प्रारंभ करती हुई कहती है, उस दिन तुम हमारे घर में आए थे जो हमें अच्छा लगा, मगर मेरे पिताजी के कहे बातें मुझे खुद ही अच्छी नहीं लगी। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।